इस वीडियो में हम लोग मेटलर्जी को कवर करने जा रहे हैं। जुलाई शिफ्ट के इसके दो वीडियो बनेंगे, एक जुलाई शिफ्ट 2021 और फिर अगस्त और सितंबर शिफ्ट 2021, और बाकी इसके पहले के 2021 के फरवरी मार्च शिफ्ट के वीडियोस ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, 20 के भी बना चुका हूँ, 2019 के भी बना चुका हूँ। तो इस शिफ्ट में ये जुलाई वाले शिफ्ट को मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। पहला क्वेश्चन है, द मेटल दैट कैन बी प्योरीफाइड इकोनॉमिकली बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। पहले तो ये समझना है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड किसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ये किसके लिए यूज़ हो सकता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। तो ये पहला चीज़ है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तभी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जब मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम हो, मेल्टिंग पॉइंट लेस हो, बहुत आसानी से वो मेल्ट कर जाए, तभी हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखो, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, ये 3D सीरीज़ के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो पहले मैं थंब रूल आपको बताता हूँ कि कैसे पता करते हैं इस चीज़ को। तो स्टोरी क्या है इसका कि देखो, जैसे कि मान लो अगर D इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी के पास, D मतलब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, मान लो D ऑर्बिटल है 3D, ठीक है, से मैं Mn ले देता हूँ, Mn में 5 D के इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5, और उसके बाद 4s2 यहाँ पे फुल्ली फिल्ड है, 4s2 फुल्ली फिल्ड है। तो ये Mn अपने ही दूसरे Mn के 5 जो अनपेयर्ड D इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके साथ इंटरैक्ट करेगा, क्योंकि इसके भी D इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, इसके भी अनपेयर्ड, तो इनके बीच में एक इंटरैक्शन हो जाएगा। इसके ऑर्बिटल ओवरलैप करके अपने इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करना चाहेंगे, तो ये इंटरैक्शन है। वैसे ये इसके साथ इंटरैक्शन, ये इसके साथ, इसके साथ, ये इसके साथ, और इस तरह से इस इंटरैक्शन के कारण इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक फोर्स डेवलप हो रहा है, जिसको कि ब्रेक करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। तो कहानी यह है कि जितने ज़्यादा अनपेयर्ड D इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन होगा, तो उसी पर डिपेंड करता है। तब तो ये तो आंख बंद करके हम कहेंगे कि जिंक में तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, क्योंकि जिंक होता है 30, इसका मतलब जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गन सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, और उसके बाद 3d10 सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, और 4s2 सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड। तो इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इसीलिए इसका इंटर एटॉमिक इंटरैक्शन जो होगा वो सबसे वीकेस्ट होगा, सबसे वीकेस्ट। और जिसका सबसे वीकेस्ट होगा इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन, इंटर एटॉमिक इंटरैक्शन, उसकी मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगी, और यही फिट बैठेगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए। तो इसका आंसर तो जिंक हो जाएगा। वैसे मैं बता देता हूँ क्या दिया हुआ है NCERT ने, कंप्लीट पूरा डिटेल्स आपको बता दे रहा हूँ मैं। देखो, NCERT ने क्लियर दिया हुआ है यहाँ पे। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट को ड्रॉ करें, ठीक है, तो जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, स्कैंडियम से आप आगे जाओ, स्कैंडियम तो खैर NCERT ने लिखा ही नहीं, उसने टाइटेनियम से शुरू किया है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, Mn सबसे टॉप पे होना चाहिए, Mn, फिर Fe, CO, Ni, कॉपर, जिंक, क्योंकि Mn, टाइटेनियम, स्कैंडियम दिया नहीं है तो मैंने भी छोड़ दिया, वो और नीचे होगा, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, Mn, और Mn के बाद इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग शुरू हो जाती है, Mn, Fe, CO, Ni, कॉपर, और जिंक में तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इसलिए इसकी मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है। वैसे इसमें एक्सेप्शन ये आता है कि Mn को होना तो चाहिए सबसे टॉप पे, लेकिन Mn होता यहाँ पे है एक्चुअल में, तो ये सीरीज़ ऐसे जाती है, ओके, ऐसे जाता है, Mn कम हो जाता है, ये एक्सेप्शन होता है, M टाइप का स्ट्रक्चर आता है, M, ठीक है। ऐसे ही ये तो 3D सीरीज़ के एलिमेंट्स हुए हैं, 4D में आओगे एग्जैक्ट कॉपी होगी 4D में भी, और ये ऐसे जाता है, ऐसे, ठीक है। और 5D, ये 4D हुआ, 5D में आओ ये और ऊपर, और हद तो तब हो जाती है, मरकरी एकदम लिक्विड ही हो जाता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जिनमें लास्ट वाले एलिमेंट्स जिसमें मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है या स्टार्टिंग वाले, वही फिट बैठेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए। तो जिंक इज़ द ऑप्शन फॉर दिस। नाउ हेडिंग फॉर द सेकेंड, कैरेक कंसीडर 2 केमिकल रिएक्शंस A and B ड्यूरिंग द मेटलर्जिकल प्रोसेस। A सिर्फ हीटिंग किया, मतलब इन एब्सेंस ऑफ एयर, तो हमें पता है इसको हम लोग क्या नाम देते थे जब इन एब्सेंस ऑफ एयर अगर हीटिंग हो, तो इसको कहते हैं कैल्शिनेशन। कैल्शिनेशन, हीटिंग और इन एब्सेंस ऑफ एयर। और जब हम एयर को यूज़ करके हीट करते हैं, ठीक है, तो इसको कहते हैं रोस्टिंग। यही चीज़ इसने डायरेक्ट यहाँ पे पूछा हुआ है। वैसे और मैं बता देता हूँ, कैल्शिनेशन और रोस्टिंग में एक और फ़र्क है। कैल्शिनेशन से क्या होता है, वोलेटाइल मटेरियल, जैसे ये टूट के CO2 वोलेटाइल मटेरियल है, ये सब निकल जाता है। रोस्टिंग में कुछ चीज़ जिद्दी होते हैं, जैसे सल्फ़र जिद्दी है, लेकिन जैसे ही इसको जलाओगे ना तो ये SO2 बना देगा, और ये वोलेटाइल है। तो जहाँ पे ऐसा लगता है कि जलाने के बाद मटेरियल वोलेटाइल हो जाएगा और निकल जाएगा, तो वहाँ पे हम रोस्टिंग यूज़ करते हैं। जहाँ पे ऐसे ही हीटिंग से मॉइस्चर वगैरह निकलने के चांसेस, वहाँ कैल्शिनेशन यूज़ करते हैं। इसीलिए इसका कैल्शिनेशन एंड B इज़ रोस्टिंग, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट,
कह रहा था सल्फाइड आयन इज सॉफ्ट बेस एंड इट्स ओर आर कॉमन फॉर द मेटल। देखो ये सल्फाइड ओर के बारे में पूछ रहा है, किसके ओर कौन ज़्यादातर सल्फाइड ओर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो हमें पता है पीबी जो होता है पीबीएस के फॉर्म में होता है, और इसका याद भी रखना कलर होता है ब्लैक, राइट। एल्युमिनियम का प्राइमरी और Al2O3 बॉक्साइड जिसे कहते हैं, Al2O3.2H2O बॉक्साइड। सिल्वर Ag2S सल्फाइड MgO के फॉर्म में होता है। तो इसीलिए जो सल्फाइड ओर होगा वो इन दोनों के प्रेजेंस में होगा, ठीक है, सिल्वर के ओर होंगे और पीबी के ओर होंगे। तो इसीलिए A एंड C इज़ द करेक्ट आंसर, जिसके सल्फाइड आयंस के साथ बॉन्ड बनेंगे और उसी के ओर कॉमन होंगे। नाउ फोर्थ पे आते हैं। देखो कह रहा है इन द लीचिंग ऑफ एलुमिना फ्रॉम द बॉक्साइड। देखो अब लीचिंग आ रहा है तो सबसे पहले मैं आपको लीचिंग की स्टोरी बता देता हूँ, क्योंकि जब भी आता है मैं कंप्लीट थ्योरी बताता जाता हूँ, बहुत हेल्प करता है। तो लीचिंग पूरी मेटलर्जी में दो जगह पे यूज़ होता है, ठीक है। एक होता है बेयर्स प्रोसेस। लीचिंग का मतलब होता है किसी सॉल्वेंट को यूज़ करके आप किसी चीज़ को सेपरेट कर रहे हो। कोई लिक्विड सॉल्वेंट लिया, उसको डाला, तो जो ओर है वो घुल गया, बाहर आ गया, अलग हो गया, ये सब होता है लीचिंग, सॉल्वेंट के प्रेजेंस में किसी को हटाना। तो एक तो बेयर्स प्रोसेस है, ये एल्युमिनियम इंडस्ट्री में यूज़ होता है, एल्यूमिना को प्यूरीफाई करने में। इससे एल्युमिनियम बनता नहीं है, एल्यूमिना Al2O3 प्यूरीफाई होता है, बॉक्साइड प्यूरीफाई होता है। तो इसमें क्या लेते हैं Al2O3, जिसमें मिट्टी विट्टी होने के चांसेस होते हैं, SiO2 मिट्टी है, ये चांसेस होते हैं, ये पूरा मिलके इम्प्योर हो गया। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम NaOH से ट्रीट करते हैं। जैसे ही NaOH ये आ गया ना लिक्विड, इसीलिए इसको लीचिंग कहते हैं। जैसे ही आप NaOH से ट्रीट करोगे तो ऊपर वाला बना देगा NaAlO2। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ध्यान रखना, कभी एग्जाम में ऐसे भी दे सकता है NaAlOH4, ऐसे दो, बोथ हैज़ द सेम मीनिंग। ये डिहाइड्रेट करके लिखा हुआ है और ये हाइड्रेटेड फॉर्म है, NaAlOH4। और जो सिलिका है, ठीक है, ये सिलिका अगर ये हुआ तो ये बनाएगा Na2SiO3 सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट बना देगा। अब इसके बाद की स्टोरी है कि ये क्या करेंगे, ठीक है। अब इनके लिए अब हम क्या करते हैं, इसमें CO2 पास कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड पास कराएंगे तो ये जो घुला हुआ पार्ट है, क्योंकि दोनों घुल चुके हैं, डिज़ोल्व हो गए हैं अब, और बाकी कुछ सॉलिड इम्प्योरिटी होते हैं वो तो वहीं रह गए, सॉलिड इम्प्योरिटी है वो यहीं पे पेंदे पे बैठ गए, तो फिल्टर करके हमने अलग कर लिया इनको। अब इसको CO2 से जैसे ही पास कराएंगे तो ये जो एल्युमिनियम वाला कंपाउंड है वापस Al2O3 दे देगा, PPT, ये प्रेसिपिटेट बन गया। और जो Na2SiO3 ये सॉलेबल रह गया, Na2SiO3 ये घुला हुआ रह गया, सॉलेबल। अब जैसे ही ये सॉलेबल रह गया, अब हम फिल्टर करके इसे बाहर निकाल लेते हैं, ये अब हमें प्योर फॉर्म में मिल गया, तो इसको फिल्टर एंड ड्राइड। तो सारी इम्प्योरिटी बाहर निकल गई, सिलिका भी निकल गया, जो अदर सॉलिड इम्प्योरिटी थी सब बाहर निकल गया, ये अब हमें प्योर फॉर्म में मिल जाता है। इसी के बाद इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, क्रायोलाइट मिला के, तो एल्युमिनियम मिल जाता है। और इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस का भी नाम होता है हॉल्स प्रोसेस, बहुत बार पूछा गया हॉल्स प्रोसेस किसके लिए यूज़ करते हैं, तो एल्युमिनियम के इलेक्ट्रोलाइसिस को हॉल्स प्रोसेस कहते हैं, एल्युमिनियम के लिए यूज़ होता है। और दूसरा लीचिंग जो होता है वो होता है मैक ऑर्थर साइनाइड प्रोसेस, यानी सिल्वर एंड गोल्ड के लिए होता है। इसका नाम है मैक ऑर्थर साइनाइड प्रोसेस, ठीक है। तो ये दूसरी जगह यूज़ होता है पूरी मेटलर्जी में, सिल्वर और गोल्ड। इसमें क्या करते हैं, सिल्वर और गोल्ड मिट्टी के साथ रहता है प्रेजेंट, ठीक है, बहुत सारी मिट्टी रहेगा, थोड़ा थोड़ा कहीं छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसके, तो इसको हमें बाहर निकालना है। तो जो इम्प्योर होता है सिल्वर या गोल्ड, Au इम्प्योर, सबसे पहले इसको हम NaCN से ट्रीट करते हैं, इसीलिए साइनाइड प्रोसेस उसको कहा जाता है। NaCN लेते हैं, सोडियम साइनाइड, और साथ में O2 एयर से ही आ जाता है, तो ये कॉम्प्लेक्स बना देगा। ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला भी पूछा जाता है, NaAgCN2। अगर गोल्ड हुआ तो Ag की जगह गोल्ड लिख देंगे, जैसे कि NaAuCN2 ऐसे। और ये कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में भी लिखा जाता है, जैसे कि Na+ हटा देंगे तो ऐसे भी दे सकता है कि क्या फॉर्मूला है, कभी ऐसे दे दे तो कंफ्यूज नहीं होना है, माइनस दे देगा। ऐसे ही गोल्ड वाला है तो AuCN2 नेगेटिव, ध्यान रखना है यहाँ 2 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये हो गया, इनमें से कुछ भी आप लिख दो, राइट। अब इसके बाद इसको वापस निकालना है। होता क्या है कि जो इम्प्योरिटीज़ है वो वहीं रह गई, ये सब घुल गए, ऐसे कॉम्प्लेक्स बना के ये डिज़ोल्व हो चुके हैं, इम्प्योरिटीज़ वहीं पे पेंदे पे बैठी रह गई। तो अब क्या करना है, अब इसके बाद इसमें जिंक मिलाया जाता है। जैसे ही आप जिंक मिलाओगे तो जिंक सिल्वर को रिप्लेस कर देगा, ठीक है, यानी वो बना देगा
ZnCN4 जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, ऐसे बना देगा। और साथ में सिल्वर या गोल्ड है उसको डिपॉजिट करा देगा प्योर फॉर्म में। तो इम्प्योर से शुरू किया, ये घुल गया, इम्प्योरिटी वहीं रह गई, उसको फिल्टर करके हमने फेंक दिया। अब जो घुले हुए पार्ट में से वापस हमने गोल्ड और सिल्वर को डिपॉजिट करा दिया यूजिंग जिंक। तो ये 2 प्रोसेस होते हैं। तो अभी इसने पहले वाले के बारे में पूछा है कि जब एलुमिना, यही है एलुमिना Al2O3, ठीक है, इसको हम लीच आउट करते हैं एलुमिना को Al2O3 प्योर फॉर्म में, ये जो मिला हमें, लीच आउट करते हैं बॉक्साइड से। बॉक्साइड का मतलब होता है इसमें 2H2O लगा दोगे तो बॉक्साइड हो जाएगा। तो कौन लीच आउट हो रहा है? तो SiO2, यही बाहर निकल गया ना, फिल्टर होके सॉल्युबल होके बाहर निकल गया, तो SiO2 इसमें से बाहर निकल जाता है। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट 5th, ये कह रहा है 2 लिस्ट दिया हुआ है। पहला है कंसंट्रेशन ऑफ Ag ओर, ये तो अभी मैंने बता दिया, लिचिंग विथ NaCN, मैकआर्थर साइनाइड प्रोसेस, ये तो डायरेक्ट इसका मैच हो गया 3rd के साथ। ब्लास्ट फर्नेस आयरन के लिए यूज़ किया जाता है, उसके बारे में बता देता हूँ। आयरन के लिए यूज़ करते हैं हम, जो आयरन का ओर है मैग्नेटाइट और हेमाटाइट, ये सब जो हैं, इसको हम क्या करते हैं, जो ओर होता है, ठीक है ना, FeO, इसके साथ कोक लेते हैं, कोक रिडक्शन प्रोसेस के लिए, और CaCO3 लेते हैं, याद रखना ये, ठीक है, ये फ्लक्स होता है, इसके साथ जो इम्प्योरिटी होती है ना, सैंड वैंड, उसको निकालने के लिए CaSiO3 बनाता है, ठीक है। और इसमें हम हॉट एयर ब्लो कराते हैं, एयर। तो जो कार्बन है इसमें अलग अलग जोन होते हैं, यहाँ पे 250 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यहाँ पे आ जाओ 1000 होगा डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पे करीब 1500, ठीक है। एयर के प्रेजेंस में कार्बन पहले रिएक्ट करके CO बनाता है, तो C+O2 CO बनाएगा, और यही CO एक्चुअल काम करता है। और यहाँ से रिडक्शन शुरू होता है 250 से, ठीक है। 250 पे क्या होगा, मैं 250 पे लिख रहा हूँ, क्या क्या होगा, जो FeO है इसकी ऑक्सीडेशन होगी, पहले पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। ये एक मिनट, मैंने गड़बड़ कर दिया, Fe2O3 रिडक्शन होना है, कार्बन रिडक्शन, Fe2O3 ये होता है, पहले से ही ऑक्सीडाइज फॉर्म में लेते हैं। Fe2O3 ये है, इसका कार्बन मोनोऑक्साइड में रिडक्शन शुरू होगा 1 by 1। तो देखो रिडक्शन में क्या होगा, ये पहले बनाएगा Fe3O4 प्लस CO2, फिर जो Fe3O4 है थोड़ा सा और नीचे जाएंगे 600 के आसपास में, तो इसका भी काम ख़त्म हो जाएगा, Fe3O4 पूरी तरह से रिड्यूस हो जाएगा, और ये दे देगा FeO, राइट। और 1000 डिग्री पे जो CaCO3 है ये टूटेगा CaO प्लस CO2 में, और ये जो CaO है ये SiO2 से रिएक्ट करेगा, जो सैंड इम्प्योरिटी होती है CaSiO3, यही होता है स्लैग। तो ये हमारा फ्लक्स हुआ, ये गैंग पार्टिकल्स हुए जो उसमें इम्प्योरिटीज़ है, और ये स्लैग जो रिएक्ट करने के बाद बनता है। तो बहुत पूछा जाता है आयरन इंडस्ट्री में स्लैग क्या होता है, CaSiO3 बन गया। और नीचे आते ही 1200 के आसपास में अब इसका भी रिडक्शन हो जाएगा, 1200 टेम्परेचर पे आके FeO को भी CO रिड्यूस कर देगा और बना देगा Fe प्लस CO2, और ये आयरन यहाँ पे आके 1500 पे मेल्ट होके नीचे में मोल्टेन फॉर्म में आयरन होता है, आयरन मोल्टेन, जो यहाँ से हम निकालते रहते हैं। और ऊपर में तैरता रहता है, इसके ऊपर जो तैरता रहता है वो है CaSiO3, जिसको कि हम यहाँ से एक पाइप से निकालते रहते हैं, ये CaSiO3 स्लैग, ठीक है, इसको हम यहाँ से निकालते रहते हैं। और ये जो आयरन होता है ये होता है पिग आयरन, इसमें कार्बन की परसेंटेज होती है 5% के आसपास, ठीक है। इसी को फर्दर प्रोसेस करके कास्ट आयरन, स्टील वगैरह बनाया जाता है। तो ब्लास्ट फर्नेस से जो हमें मिलता है वो पिग आयरन मिलता है। ये पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया काफ़ी शॉर्ट में, कि Fe2O3 लेते हैं, रोस्टिंग करते हैं ना, तो जो आयरन का ओर होता है वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में ऑक्साइड बना देता है Fe2O3, इसी को यहाँ पे रिडक्शन करके हम FeO तक लाते हैं पहले, और फिर FeO को रिड्यूस करके, ये रहा FeO को रिड्यूस करके आयरन बना देते हैं, ओके। ब्लिस्टर कॉपर, ये कॉपर की मेटलर्जी आ गई, इसको भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ साइड में, कॉपर की मेटलर्जी, ये सब इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जब जब आता है मैं पूरी थ्योरी बता देता हूँ। देखो कॉपर का प्राइमरी ओर होता है CuFeS2, कॉपर पायराइट कहते हैं। तो स्टेप नंबर 1 ये होता है, इसकी रोस्टिंग करते हैं, रोस्टिंग O2 के प्रेजेंस में करते हैं, तो ये बनाएगा Cu2S FeS, ठीक है, प्लस SO2 बाहर। अब इसको निकालने की कवायद शुरू होती है, ठीक है। तो FeS को निकालने के प्रोसेस को कहते हैं स्मेल्टिंग में जो FeS है इसको निकालने की कवायद शुरू होती है। पहले इसको हम O2 से ट्रीट करते हैं, ये बनता है FeO, इसके बाद इसमें मिट्टी डाल देते हैं SiO2, ये सैंड का फॉर्मूला है,
तो ये बना देगा FeSiO3, यही स्लैग है। तो ये सब पूछा जाता है स्लैग क्या है, ठीक है ना। ये जो आप इम्प्योरिटी को निकालने के लिए गैंग पार्टिकल हुआ, गैंग ये है, ये गैंग पार्टिकल इम्प्योरिटीज़, इसको निकालने के लिए जो आप यूज़ कर रहे हो ना सैंड, ठीक है, इसको हम कहते हैं फ्लक्स। तो इसमें फ्लक्स सैंड होता है, ये सब पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। सैंड फ्लक्स होता है जिसको कि ऐड करके स्लैग FeSiO3 बनता है, ये बाहर हो गया। तो अब इस पूरे प्रोसेस के बाद जो हमारे पास बच जाता है, ये निकल चुका है सिर्फ Cu2s। तो Cu2s, लेकिन 100% कोई भी प्रोसेस परफेक्ट नहीं होता है, तो थोड़ा बहुत अनकन्वर्टेड कन्वर्टेड FeS रह जाता है, इसको हम कहते हैं मैट। मैट पहला स्टेप हुआ। अब मैट की प्रोसेसिंग शुरू होती है, इसके बाद इसको कहते हैं सेल्फ रिडक्शन। कुछ नहीं करना है, जो Cu2s है इसको O2 से ट्रीट करो, ये बना देगा Cu2O + SO2, और ये Cu2O ही अपने सल्फाइड को रिड्यूस करना शुरू कर देगा। Cu2O, ये SO2 + कॉपर। बैलेंस करोगे अगर आप, तो ये बैलेंस करने में यहाँ पे 2 है ना, 2 लगा दो और टोटल 4 2 6 6 कॉपर, ये बैलेंस हो गया। तो इस ढंग से इसकी रिडक्शन हो जाती है। अब जब एयर आप पास कर रहे होते हो ना और ये कॉपर बनता है, तो इसमें बहुत जगह पे एयर ट्रैप हो जाती है, तो जो इसको थोड़ा सा ब्लिस्टर अपीयरेंस देती है। तो इसीलिए जो कॉपर मिलता है ये ब्लिस्टर होता है, ब्लिस्टर कॉपर होता है। इस ब्लिस्टर कॉपर की फिर हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करते हैं, ठीक है। ब्लिस्टर कॉपर को फिर हम इलेक्ट्रो रिफाइन, मतलब भाई इम्प्योर है अभी भी, इसकी प्योरीफिकेशन के लिए हम जो इम्प्योर कॉपर है उसको एनोड रॉड में ले लेते हैं। ये है एनोड पॉजिटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, और ये इम्प्योर कॉपर है। और इधर एक प्योर पतली सी कॉपर की रॉड ले लेते हैं, ठीक है, कैथोड। बस इससे आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो, ठीक है। यहाँ से कॉपर इसमें डिज़ोल्व होगा Cu2+, और इसके ऊपर यही Cu2+ डिपॉजिट होगा। तो धीरे धीरे इसमें से सारे कॉपर हट के इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे, ऐसे इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी, और ये प्योर कॉपर हुआ, प्योर कॉपर में कन्वर्ट हो गया। और इधर जो बच जाएगा सारे कॉपर निकलने के बाद, उसे हम कहते हैं एनोड मड। जो लेफ़्ट आउट होगा ना, लेफ़्ट आउट इज़ एनोड मड कहा जाता है, जिसको फेंक देते हैं और ये प्योर कॉपर हमें मिल गया। तो ये रही पूरे कॉपर की मेटलर्जी, सिंपल एकदम, ठीक है। तो अब बताइए, जो जो मिलता जा रहा है मैं बताता जा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो क्या है, ब्लिस्टर कॉपर, ठीक है। ब्लिस्टर कॉपर के केस में क्या होता है, ये सल्फाइड ओर से रिलेटेड है, ठीक है, और कुछ है ही नहीं, फ्रोथ फ्लोटेशन सल्फाइड ओर से रिलेटेड। एक्चुअल में मैंने इसको देख के बता दिया सल्फाइड ओर कि इसमें CuFeS2 लेते हैं, उसको देख के, लेकिन उससे ज़्यादा परफेक्ट मैच तो इसके साथ हो रहा है, फ्रोथ फ्लोटेशन के साथ। ये 2 मैच हो गया, ठीक है, फ्रोथ फ्लोटेशन, ठीक है, ये रहा, इसके साथ मैच हो गया, क्योंकि जो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस है इट इज़ फॉर द सल्फाइड, ओनली फॉर द सल्फाइड ओर, ओनली फॉर S2- ओर के लिए ही होता है। तो इसका मतलब इसके लिए सिर्फ रिवर्बोरेटरी फर्नेस बच गया। ये जो करवाया जाता है ना पूरा सेल्फ रिडक्शन, ये होता है रिवर्बोरेटरी फर्नेस में, सेल्फ रिडक्शन रिवर्बोरेटरी फर्नेस में। रिवर्बोरेटरी फर्नेस, ठीक है। तो इस ढंग से पूरा मैच हो गया हमारा, और ये वाला पार्ट भी मैच हो गया, ठीक है। चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है करेक्ट अबाउट द एलिंगम डायग्राम इज इट प्रोवाइड्स द आइडिया अबाउट द रिएक्शन रेट। कोई मतलब नहीं है, स्पीड से तो इसका कोई लेना देना नहीं है। इट प्रोवाइड्स द आइडिया अबाउट द फ्री एनर्जी चेंज, यस दिस इज करेक्ट। क्योंकि एलिंगम डायग्राम अगर आपने देखा हो तो इस कोऑर्डिनेट पे ΔG होता है और यहाँ टेम्परेचर होता है, इसी का ग्राफ होता है, जिससे हम रिएक्शन की फिजिबिलिटी का पता करते हैं कि भाई ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा। उसके स्पीड का पता नहीं चल पाता है, रिएक्शन के अकरेंस का होगा तो किस टेम्परेचर पे होगा, ये सारी डिटेल पता चलती है। और ΔG यही होता है गैस फ्री एनर्जी, ठीक है। तो गैस फ्री एनर्जी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ होता है, ठीक है। इसीलिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट। हेडिंग फॉर द लास्ट क्वेश्चन इस शिफ्ट का, द एडिशन ऑफ सिलिका ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम इट सल्फाइड ओर इज़, देखो अभी वही आ गया जो मैंने अभी आपको बताया था ना पूरा डिटेल, उसमें सिलिका SiO2 क्यों हमने ऐड किया था, ये रहा सिलिका। FeS को ही तो हटाने के लिए, जो गैंग पार्टिकल FeS है या FeO है जो कह लो, उसको हटाने के लिए। अब देखते हैं क्या ऑप्शन दिया है इसने। कह रहा है टू कन्वर्ट कॉपर सल्फाइड इनटू कॉपर सिलिकेट, मतलब ही नहीं बनता है। टू कन्वर्ट आयरन ऑक्साइड इनटू आयरन सिलिकेट, यस मैच कर गया,
आयरन ऑक्साइड को आयरन सिलिकेट में कन्वर्ट कर रहा है, जो कि स्लैग था। ठीक है, तो रिड्यूस कॉपर सल्फाइड इनटू मेटालिक कॉपर मतलब ही नहीं है, रिड्यूसेस मेल्टिंग पॉइंट मतलब नहीं है, तो सिर्फ सेकंड ऑप्शन करेक्ट। तो यही 7 क्वेश्चंस थे। ठीक है, और जो सेकंड वाला वीडियो है उसमें मैं अगस्त और सितंबर शिफ्ट के क्वेश्चंस को कवर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।